हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एनीमिया क्या है, क्योंकि देखिए आपने अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, आपको पता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। अब सवाल मन में है कि ये कम है तो इसको बढ़ाएं कैसे, और कम है तो क्यों कम है, क्या कारण है। कहते हैं कि जैसे सर बता रहे थे, मैं सुन रहा था, काफ़ी अच्छी मज़ेदार बातें बताई, तो एक मैं भी मज़ेदार बात बता देता हूँ। अक्सर ये बोला जाता है, जो मेल है वो फीमेल को बोलता है तुमने मेरा खून पी लिया है, बोलता है नहीं पीता। एक्चुअली फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गेट एनीमिया। तो अब पता चलेगा कि खून किसने पिया, फीमेल्स ने पिया मेल्स का कि मेल्स ने पिया फीमेल्स का। तो वैसे ही आपने मशहूर एक कोटेशन भी सुना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, किसने बोला था? वेरी गुड, थैंक यू। तो वैसा ही है कि अभी खून देने की बात नहीं है, खून देंगे तब जब होगा। खुद का ही कम है तो दूसरे को क्या देंगे। तो जब हम एनीमिया की बात करते हैं, याद रखिए कि इट इज रिलेटेड टू एन आरबीसीज, है ना, रेड ब्लड सेल्स। और जैसा कि नॉर्मल वैल्यूज मैम ने भी बताया कि अगर ये मेल्स में 13 से कम और फीमेल्स में 12 से कम अगर जाता है तो हम उनको एनीमिक बोलते हैं, फिर चाहे वो माइल्ड कैटेगरी में हो, चाहे मॉडरेट में हो, चाहे सीवियर में हो, पर इनके कुछ कारण हैं। और WHO ने भी ये डिफाइन किया कि 12 से कम अगर है तो ये मान के चलिए फीमेल्स दे आर एनीमिक, और 13 से कम है मेल्स में तो दे आर एनीमिक। पर ये हुए कैसे और ऐसे क्या सिम्टम्स? यू हैव पुट दी ओल्ड प्रेजेंटेशन राइट, नया वाला नहीं डाला था जो मैडम ने दिया, नो प्रॉब्लम। तो जब हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं एनीमिया, उसमें फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, थकावट महसूस होना। आप पूरा दिन किचन में भले खड़े होकर बाद काम कर लें, या चाहे कॉलेज में जैसे एडोलेसेंट्स हैं आप पूरा दिन काम करें, चाहे ट्यूशन्स जाएं और कॉलेज में बैठे, तो आपको अक्सर आमतौर पर थकावट होगी। और अगर ज़्यादा थकावट हो रही है तो ऐसा आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड है वो, या हीमोग्लोबिन है वो कम है। दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर लाइट हेडेडनेस महसूस करना या चक्कर आना, ये जो है कॉमन सिम्टम्स है। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये हीमोग्लोबिन आया कहाँ से? हमारे बॉडी के अंदर आपने सुना होगा बोन्स हैं, है ना, बोन्स, हड्डियाँ, हाँ, तोड़नी नहीं है किसी की, हड्डियाँ हैं, और उसके अंदर जो है ना स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स हैं जो है बीज, बीज जो है वो प्रोडक्शन करते हैं किसका? हेमेटोपोइटिक सेल्स जो है, हेमेटोपोइटिक सेल्स प्रोडक्शन करते हैं आरबीसीज का। तो आरबीसीज डेवलप हुआ, डब्ल्यूबीसीज डेवलप हुआ, और आरबीसीज का हीमोग्लोबिन जो है। अब ब्लड जो है वो उसके पास कैरिंग कैपेसिटी है। किस चीज़ का कैरिंग कैपेसिटी है? न्यूट्रिशन होगा तो भी वही कैरी करेगा, गंदगी होगा तो भी वही बाहर निकालने के लिए कैरी करेगा, मतलब वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम करता है। अब ये ट्रांसपोर्ट जो है, थैंक यू थैंक यू, ये ट्रांसपोर्ट जो है आपकी अच्छी चीज भी लेके जाएगा, आपकी बुरी चीज भी सर्कुलेट करेगा। अच्छी चीज है तो वो उस पर्टिकुलर डिजायर्ड सेल्स तक पहुंचाएगा, और अगर वहां पर कोई गंदगी है तो वहां से उठा के वो शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। यस, अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि ऐसा क्या महसूस हो या हमको कैसे आइडेंटिकल हो कि एनीमिक हैं हम, तो ऐसे में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्किन पेल होता जाएगा, है ना। कुछ लोग देखेंगे तो जिनके चेहरे से लाली दिखती रहेगी आपको, है ना, अक्सर। पर कुछ आप देखेंगे तो पूरे धीरे धीरे सफ़ेद होते जाते हैं, उनका स्किन जो है, उनको लगता है कि हम गोरे हो रहे हैं, गोरे नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली वो पेल हो रहे हैं। और उनका आप अगर आईज देखेंगे तो उसमें भी आपको पेलनेस नज़र आएगा, नाखून देखेंगे तो भी पेलनेस नज़र आएगा, मतलब खून की कमी महसूस होना, हाथ पैर ठंडे होना, कमजोरी महसूस करना, डिजीनेस होना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये जो है अक्सर कारण है जिसके कारण से एनीमिया होता है। अब ये एनीमिया के कारण क्या है? देखिए, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, दूसरा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, चाहे एक्सीडेंटल हो, ट्रॉमेटिक इंजुरीज हो जिसके कारण से ब्लीडिंग होगा, या पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग है। अक्सर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है वो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जहां पर
एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है कि आरबीसी इसका टूटना हर महीने में, तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से भी होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या कैंसर कॉजिंग एनीमिया या इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, फिर वो चाहे डिस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है आरबीसी का, उस लाइफ स्पैन से पहले उनका प्रीमैच्योर डेथ होना। एक आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है? एनीबॉडी? रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पैन कितना है? ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन कितना है? कितने साल जी सकते हैं हम? 80, 90, 100। ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स। पर 100 ईयर्स कितने लोग जी पाते हैं? बहुत कम। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल, हम जैसा आहार खाते हैं, हम जैसा सोच विचार रखते हैं, हम जैसे रहते हैं, ये तीनों फैक्टर हैं हमारी लाइफ स्पैन को शॉर्टन करना या लॉन्गेटिविटी बढ़ाना। अब अगर हम अच्छी दिनचर्या रखते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, तो हमारी दिनचर्या अच्छी होने के कारण से लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी। वैसे ही आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज। कितना? 120। तो जरूरी तो ही नहीं 120 डेज जीती होंगी। ह्यूमन बींग्स की तरह कितनी आरबीसी 120 डेज जीती होंगी? बहुत कम। तो उनका लाइफ स्पैन किसके ऊपर आधारित है? जो आप खाते हैं, जो आप आपके अपने शरीर के ऊपर तनाव देते हैं, और जैसी आपकी दिनचर्या है उसी का इम्पैक्ट आरबीसी के ऊपर भी पड़ेगा। तो कुछ आरबीसी 60 डेज जिएंगी, कुछ 75 डेज, कुछ 80 डेज, कुछ 100 डेज, कुछ जो है वो 120 डेज। अब ऐसा तो है नहीं कि 120 डेज मतलब एक बार इंसान मर गया तो दूसरा पैदा नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? वैसे ही आरबीसी इसके साथ है, एक आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है तो नया भी बनता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्चुअली क्यों हम एनीमिया की बात कर रहे हैं? क्योंकि इसके रिलेटेड रिस्क बहुत बड़ी है, बीमारियों की रिस्क बहुत बड़ी है। हो सकता है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकता है लिवर डिजीज हो जाए, हो सकता है थायराइड का प्रॉब्लम हो, हाइपोथायराइडिज्म भी बहुत कॉमन है लेडीज में, तो इट कुड बी एसोसिएटेड विथ एनीमिया। ठीक है, तो हमको क्लासिफाई करना होगा कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन सी टाइप की एनीमिया हमको है, तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जब तक पता नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट करना भी मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है उसकी साइज छोटी है, इसके कारण से एनीमिया हो सकता है नॉर्मल है कलर में, पर उसके जो आरबीसीज का जो रूटीन, जैसे पीरियड्स के दौरान हर महीने ब्लीडिंग होना, तो इसके कारण से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। या हो सकता है हमारा डाइटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसके कारण से एनीमिया हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनके टाइप्स जो है ना उसको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि मेजॉरिटी में किस टाइप का एनीमिया कॉमन है। कॉमनेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? क्योंकि हीम कंपोनेंट के साथ में फेरिटिन जो है आयरन, वो ही कनेक्ट करके स्ट्रक्चर बनाता है और यही आपका ऑक्सीजन कैरिंग करके हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। यस। अब मान लीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया, यानी हर एक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना, और वहां पर जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका गैसेस है, वो एक्सपेल आउट बाहर होंगी। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, ये ऑक्सीजन अटैच किसके साथ होगा? हीमोग्लोबिन के साथ। तो अगर सेल का हेल्थ अच्छा रखना है, आप कितना भी अच्छा ब्रीथ कर लें, पर हीमोग्लोबिन कम है तो कितना होगा? जितना कम होगा उतना ही कम कैरी करेगा ना। तो हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, मतलब आरबीसी को प्रोडक्शन बढ़ाना है। दूसरा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण से हो सकता है, और तीसरा जो है हीमोलाइटिक डिस्ट्रक्शन के कारण से, आरबीसी का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके कारण से एनीमिया हो सकता है। अगर हम यहाँ पर और डिटेल में देखें तो जो ब्लड लॉस हुआ है ये हो सकता है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के कारण से भी हो, पर अभी आपको ये नहीं सोचना है कि वो डिजीज के कारण से एनीमिया हो रहा है। पर किसी किसी को हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के कारण से भी हो। पर आमतौर पे अगर जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, ये मेजर फैक्टर है इन्वॉल्व जिसके कारण से वो एनीमिक कंडीशन हो रही है। सिम्टम्स जो है अगर आप देखें, सीवियर सिम्टम्स जो है एनीमिया के, वो है माउथ अल्सर्स होना। अगर फ्रीक्वेंटली माउथ अल्सर्स हो रहे हैं
तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि कहीं खून की कमी तो नहीं है। दूसरा, जो नेल्स हैं अगर वो पेल हैं या उनके अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं या ब्लीडिंग एक्सेस हो रही है, तो भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि मेरे को एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, इसके कारण से कहीं हीमोग्लोबिन का कमी तो नहीं हो रहा है या ब्लड का कमी तो नहीं हो रहा है, एनीमिक तो नहीं हो रही हो, क्योंकि उसके एसोसिएटेड डिजीजेस ज़्यादा होंगी। और पेल स्किन है या इन्फ्लेम्ड या सोर टंग है, जिसके कारण से हम ये आइडेंटिकल करते हैं कि हो रहा है। डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे कि हीमोग्लोबिन सही है कि नहीं, वो तो आपने अभी टेस्ट करवाया ना। कितने लोगों ने हाथ उठाओ, सबको पता है अपना अपना हीमोग्लोबिन कितना है सबको? 12 से ऊपर वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स में काउंट कर सकते, राइट। अब 12 से 10 से 12 के बीच वाले हाथ उठाओ और 10 से कम वाले हाथ उठाओ। अब आप देखो कि हाउ मच यू हैव टू वर्क ऑन अ बेसिक कंपोनेंट, वो है आपका ब्लड। अगर आप ब्लड को अच्छा रखते हैं तो किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं हो सकता, पर अगर ब्लड ही कम है तो देयर आर एवरी पॉसिबिलिटीज कि हमको डिजीजेस हो, इन्फेक्शंस हो, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो, क्योंकि जो स्टेम सेल्स आरबीसीज बना रहे हैं वही डब्ल्यूबीसीज भी बना रहे हैं। और डब्ल्यूबीसीज आर पुलिसमैन्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? इन्फेक्शन से, ताकि कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई करे और हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको रोके, अंदर डिजीज ना होने दे। पर अगर खून ही कम होगा तो, हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो, इसीलिए डायग्नोसिस के लिए कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, सबसे पहला टेस्ट वो कराता है कंप्लीट ब्लड पिक्चर, दैट इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। और सीबीसी में पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर डिफरेंट टाइप्स और एनीमिया और इनका ट्रीटमेंट समझें तो यहाँ पर इनको क्लासिफाई किया गया है कि किस टाइप के एनीमिया में कौन सा हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। द पावर ऑफ जूस, देखिए बॉडी के अंदर बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे ये आप देख रहे हैं पोमोग्रेनेट है ना, अनार। अनार खाने के लिए दूं तो कितना खा सकते हैं? ऐसे लगाओ ना, 1 2 4 6 8, हाँ 2 2 ए हाफ। पर अगर मैं आपको 4 अनार का 1 गिलास जूस बना के दूं तो, हाँ पूरा पी लेंगे। तो जब हम लिक्विड पीते हैं ना तो हमारा एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, हमारे को डाइजेशन के लिए मेहनत कम लगनी पड़ती है। तो हमारा हीमोग्लोबिन अगर कम है और अगर हम जूस लेते हैं उससे जल्दी फर्क पड़ेगा, बजाय अगर वो फल या फ्रूट या खाना हम खाते हैं जिसको डाइजेस्ट करके, एसिमुलेट करके, एब्जॉर्व करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। यस, इसीलिए जूस थेरेपी फॉर एनीमिया यही टाइटल रखा था हमने, कि कैसे हम जल्दी से, क्योंकि आज का समय है ना, इंतजार नहीं होता किसी से, दवाई खाओ काम पे जाओ, ऐसे ही होता है। कोई इंतजार नहीं करता कि चलो थोड़ी देर सर दर्द को झेल लेते हैं, 4 घंटे वेट करते हैं सर दर्द को, देखते हैं उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। सर दर्द चालू हुआ, 2 घंटे के अंदर अंदर, क्या 20 मिनट के अंदर अंदर दवाई खाई, सर दर्द गायब, और फिर वो धीरे धीरे माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा होता जाएगा ना जितना सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हमको समझना है कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, कोई भी चीज़ का बॉडी को डेफिशिएंसी होता है तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जो है ना लिखने के लिए पेन नहीं है, आपने पढ़ तो लिया, पेन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, परचेस करेंगे पेन को, और कुछ दूसरे से ले लेंगे, और मतलब पेन ही आपको अरेंज करना पड़ेगा, राइट। ऐसा है कि आप बिना पेन के आप एग्जाम लिख सकते हो? हाँ, तो आपके पास एग्जाम्स लिखने के लिए डेफिशिएंट क्या है? पेन। आपके ब्लड में डेफिशिएंट क्या है? आयरन। तो आपको क्या चाहिए?
उसके लिए कैल्शियम दे दूँ तो काम चलेगा क्या? मैग्नीशियम, विटामिन ए, जिसका डेफिशिएंसी है वो ही देना पड़ेगा। तो हम स्पेसिफिक जूसेस पे काम करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर दूर करनी है तो ऐसा क्या देना होगा जिसमें आयरन रिच हो। हमारा किचन जो है वो बेस्ट औषधालय है, देन कंपेरेटिवली हम और किसी चीज को समझें या हम मेडिसिन की शॉप पे जाएं और दवाई लेके आएं। मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आप अपने पोषण का ध्यान नहीं रखते, पूरे घर के पोषण का ध्यान रखते। पर पहले अपना ध्यान रखो तभी घर का ध्यान रख पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। आपने जैसे टेस्ट कराया, जिनका हीमोग्लोबिन कम है उन लोगों के लिए है कि आयरन का सप्लीमेंट करने का है, आयरन डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो। और आयरन किस में मिलेगा सबसे ज़्यादा? वो हमको एप्पल में, पोमोग्रेनेट में, पालक में, अलग अलग सब्सटेंस हैं जिसमें आपको मिलेगा। तो अब जरूरी तो ये नहीं है कि आयरन बोला तो पालक ही है, केवल पालक का ही जूस पीने का नहीं। यू हैव एन ऑप्शंस। तो आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? क्योंकि देखो हीम का स्ट्रक्चर कनेक्ट किससे है? आयरन से। तो अगर आयरन का कमी होगा तो हीमोग्लोबिन को होल्ड नहीं कर पाएगा, हीम सब्सटेंस को होल्ड नहीं कर पाएगा। होल्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। टूटेगा तो हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, राइट? तो आयरन का सप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही आ रहा है। तो ब्लड के अंदर आ रहा है तो सर्कुलेशन में क्या जाएगा? जो कंपोनेंट है डायरेक्टली जाएगा। एब्जॉर्प्शन अच्छा हुआ तो जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी खत्म होगी। वैसे ही विटामिन डेफिशिएंसी में विटामिन B12 जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण से ये वीकनेस, फैटीग होना, कमजोरी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना। और इसके कुछ कारण है जो कि एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होना, या हम वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर लेते हैं, इसके कारण से वो जो कॉम्प्लेक्स है वो बॉडी को मिल नहीं पाता है, जिसके कारण से विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है। तो हमें क्या करना है? हमें या तो उनको रॉ कंज्यूम करना है, जिसके कारण से, कुक करने के कारण से उनके विटामिन या मिनरल्स लॉस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर उनको रॉ सैलेड्स के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका प्रॉपर B12 कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है, जिसके कारण से जो इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो लॉस हो रहे हैं डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण से, वो नहीं होंगे। वैसे ही अगर हम आलू बुखारा सुना होगा आपने, अगर उसका जूस आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ ही साथ जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया कब हो रहा है? जब ब्लड डिस्ट्रॉय जल्दी हो रहा है। तो दो कारण से डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक बीमारी में डिस्ट्रॉय हो सकता है और नॉर्मली हो सकता है। नॉर्मली कब होगा डिस्ट्रॉय हीमोलाइटिक? कब सेल्स टूटते हैं? जब पीरियड्स होते हैं। और वैसे कब होगा? जब कोई भी डिजीज है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे जॉन्डिस में होता है तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। आखिर इनका डिग्रेडेशन होगा कहाँ? इनका डिग्रेडेशन होगा लिवर के बाद सीधा जाएगा स्प्लीन में। तो ये लिवर को भी अफेक्ट करेगा, स्प्लीन को भी अफेक्ट करेगा। अपना अपना साइज बढ़ा देंगे दोनों के दोनों, ज़्यादा काम मिलेगा डिग्रेडेशन का। तो उससे क्या होगा कि ब्लड उतना नहीं बन पा रहा है जितना जल्दी, जितना तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। टूट जल्दी रहा है, बन नहीं रहा है, इसके कारण से एनीमिया हो रही है। तो ऐसे में हमको क्या करने का है? एप्पल जूस लेने का है 1 कप पर डे, जिससे कि ये एनीमिया से फाइट करेगा और सेल्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल है वो उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएगा, बोन मैरो को स्ट्रेंथन करेगा। वैसे ही मान लीजिए अगर बोन मैरो ही काम नहीं कर रहा है, प्लास्टिक एनीमिया के कारण से बोन मैरो जो है काम करना बंद कर दिया, तो अब स्टेम सेल्स को ही हमला हो गया। तो हमको क्या करना है? स्टेम सेल्स का रिकवरी के पीछे काम करने का है, रीजनरेशन के पीछे काम करने का है। तो ऐसे में एप्लास्टिक एनीमिया में जब न्यू ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं तो हमारे पास कैरेट जूस है जिसमें बीटा कैरोटीन है। तो हम कैरेट और बीटरूट जूस को मिक्स करके लेंगे तो बीटरूट से आपको आयरन भी मिलेगा, ब्लड कंपोनेंट भी बढ़ेगा और बीटा कैरोटीन होने के कारण से आपका प्रोडक्शन जो है, सेल्स का रीजनरेशन अच्छा होगा, राइट? तो हमें ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। सिकल सेल में क्या होता है? आरबीसी का जो शेप है ये सिकल शेप, एस शेप का हो जाता है।
तो अब ये एस शेप का जो है स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, इसके कारण से डैमेज ज़्यादा होता है। तो इसमें खास करके मेडिकेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोग काम करते हैं कि वही एक ऑप्शन बचता है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स आर गेटिंग चेंज्ड। अब वो सिकल शेप का हो गया है, उसको सही नहीं करना, उसको सही करने में डिफिकल्टी होना, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस स्टेज में करना चाहिए हमको, जब सिकल सेल एनीमिया हो। नॉट इन एवरी कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर लाइम जूस है, और ये आसानी से बनाने वाले जूसेस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो वो लोग जिनका 10 से 12 के बीच में है हीमोग्लोबिन, कृपया करके आज से पीना चालू करें। क्या है? हाँ, तो इनमें से जो आपको पसंद है वो पीना चालू करिए आज से, ताकि थोड़ा थोड़ा आप अगले बार जब एक महीने के बाद जब कोई सेशन होगा या कोई टेस्ट आपका वापस से ऐसे सर्वे में कराया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाए कि अरे 1 महीना पहले जो है ना हमारा हीमोग्लोबिन इतना था, और अब जो है, तो समझ में आएगा पावर ऑफ जूस। नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और अगर कोई नहीं करवाए ना तो खुद ही करवा लेना और देख लेना पावर ऑफ जूस जो 1 महीने से पी रहे थे, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा उससे। तो फूड हाई विटामिन सी है जिसमें लाइम है, और लाइम जो है विटामिन सी होने के कारण से ये इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगा। एनर्जी ड्रिंक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और ख़ास करके प्लांट बेस्ड आयरन आपको मिल रहा है इसमें। यहाँ पर पम्पकिन जूस हम ले सकते हैं। पम्पकिन जो है बीटा कैरोटीन में ये रिच है, और दूसरा फाइट करेगा एनीमिया से, जिसमें कि आपको खास करके ये ध्यान देना है, जो डिजीज़ेस में हम लोग इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस है, तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करना और उसको ठीक करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट गेट्स हेल्प्ड। पोमोग्रेनेट जूस जो है वो ब्लड टू ब्लड, मतलब रेड ब्लड है हमारा, तो ये उसी प्रकार से है। एनीमिक लोग जो है वो अनार का जूस अगर लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें अराउंड 100 ग्राम्स एवरी डे हेल्प्स टू फाइट आयरन डिफिशिएंसी बाय मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। जब आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है, ब्लड में आ रहा है, तो डिजीज़ नहीं होगी। ऑल्दो हम सब लोग ये जूसेस तो रिकमेंड कर ही रहे हैं, पर कुछ डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमको अपने आहार में सुधार करना ज़रूरी है। और आहार में सुधार करना मतलब याद रखिए, ऐसे फूड्स को अवॉइड करना जहाँ पर हमारी बॉडी के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो डाइजेशन के लिए। तो जैसे जंक फूड्स हैं, स्पाइसी फूड्स हैं, या जो लंबे समय के लिए प्रिजर्व किए गए हैं, पैक्ड फूड्स हैं, उनको अवॉइड करना होगा। और बीटरूट जूस जो है वो डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब करता है। it will increase the blood count when you start consuming the beetroot juice. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नेक्स्ट, वो है कि अगर आप खाने में वेजिटेबल्स ले रहे हैं, स्पिनच ले रहे हैं कुक करके या रॉ, तो वो आपको आयरन तो देगा ही, आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, पर साथ ही साथ फाइबर, डाइटरी फाइबर्स भी मिलेंगे, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो इंटेस्टाइन क्लीन रहेगी और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अच्छी रहेगी। थैलेसीमिया में भी जो है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो रहे हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में थैलेसीमिया में जो ग्रीन ब्लड नेचर ने हमें दिया है, दैट इज वीट ग्रास जूस। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया, और जो क्लोरोफिल है इसके अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा, अगर हम वीट ग्रास जूस लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होगा, और इसमें पावर है आपका हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ाए। तो जो लोग चाहते हैं कि 15 दिन 20 दिन के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्योंकि उसके कारण से बाकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप वीट ग्रास जूस पीना चालू करो। केवल आपको 75 ml टू 100 ml पर डे एक दिन में पीना है। आरोग्य केंद्र में मिलता है, आके पी सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा कम है तो आप ये पीना चालू करो, आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो जाएगा। पर इसमें केवल हीमोग्लोबिन का नहीं, कैंसर सेल्स प्रोडक्शन उनको रोकता है। थैलेसीमिया के लिए बहुत इफेक्टिव है, जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्लास्टिक एनीमिया है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए वीट ग्रास जूस जो है ये आपका जो है रामबाण है एनीमिया के लिए।
किसी भी टाइप का एनीमिया हो, यू जस्ट कंज्यूम दिस जूस, ये आपको सबसे अच्छा फायदा देगा। बेनिफिट्स क्या है? बूस्टिंग सर्कुलेशन, आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका लिवर का सफाई होगा, लिवर डिटॉक्स होगा। आपके अगर कोई जैसे अल्सर्स हो रहे हैं या इन्फ्लेम्ड टंग है या ऊंड है, ओपन वुंड्स हैं, घाव है, तो उनका हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और वीकनेस आपकी दूर हो जाएगी अगर आप व्हीट ग्रास जूस लेंगे, खास करके डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम दिन प्रतिदिन डेली अपना जो दिनचर्या अपनाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है, जिससे कि डिजीजेस, ये डिजीजेस का रूट कॉज है, नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर ये टॉक्सिन्स को ही हम दूर कर दें तो हम अपने बॉडी को सेल्फ हील कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, एक डस्टबिन है आपके किचन में पड़ी है, वो भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी, उसको खाली नहीं करें तो क्या होगा? हाँ, ओवरफ्लो के बाद भी फिर क्या होगा? स्मेल, फिर हाँ, फिर मॉस्किटोज, फिर हाँ, अनदर डिजीज। तो क्या हुआ? एक डस्टबिन भरने तक कुछ भी नहीं हो रहा था, पर भरने के बाद में ओवरफ्लो होने लगा तो वहां सड़न पैदा होने लगी, सड़ने लगा, बदबू भी हुई, मच्छर भी हुई, मक्खियां भी आई और वो दूसरे बीमारियां उत्पन्न करने लगा। हमने ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, हमने इसको भी डस्टबिन बना के रखा। हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, भरते जाते हैं, नहीं, पर क्या खाना है? हेल्दी नहीं, अनहेल्दी से भरते जाते हैं। तो क्या होता है? एलिमिनेशन होता नहीं है। हम खाना कितनी बार खाते हैं? 2 टाइम्स बस, और बाकी स्नैकिंग 4 टाइम्स, है ना। 2 टाइम तो खाना खाते हैं, बाकी 2 टाइम स्नैकिंग करते हैं, राइट। 4 टाइम, जितनी बार खाएंगे ना, 4 प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। क्या? डाइजेशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये 4 प्रोसेस होंगी, ठीक है। हम सुबह को उठे, हमने जैसे ही ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद में वो डाइजेस्ट हुआ, एसिमुलेट हुआ, एब्जॉर्प्शन तक पहुंचा कि हमने लंच दे दिया वापस से, तो उसने एब्जॉर्प्शन का काम छोड़ा और वो आ गया कहाँ पर? नया खाना डाइजेस्ट करने के लिए, सेकंड प्रोसेस जो सेकंड बार दिया। फिर तीसरा वाला चालू होना ही था, एलिमिनेट होना ही था, तो तीसरे वाले को भी हमने रोक दिया कि छोड़ो भैया, नया आ गया, उसके पास जा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पे आ के गाड़ी, फिर जब खा के आराम से लेटने जाते हो ना, तब वो प्रोसेस चारों टाइम का चालू करता है। हम खाना खाते हैं कितनी बार? पेट कितनी बार साफ होता है? टॉक्सिन्स एलिमिनेट कितनी बार हुए? आप 4 बार का खाना एक टाइम पे खा के दिखा दो, तो बॉडी कैसे निकालेगा आपका टॉक्सिन 4 टाइम का एक टाइम पे? सो एलिमिनेशन, eliminating the toxins are most important and juices are the best solution to eliminate the toxins. Next, अगर हम यहाँ पर प्रिवेंशन की बात करें तो हमें कुछ जो है ना, जैसे मैडम बता रही थी कि हमको मोटा अनाज लेना चाहिए, मिलेट्स, है ना, मिलेट्स कंज्यूम करेंगे, रागी रिच सोर्स है आयरन का। तो फूड सप्लीमेंट्स भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि हम एनीमिया से ओवरकम आ सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि खून की कमी होना, उसके बाद ट्रीटमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खून की कमी हो ही ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमको प्रिवेंट करना है कि हम कैसे अपने आप को एनीमिया से बचा सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैं किचन मेडिसिन लेके आया हूँ, जो आपको मैं केवल दिखाता जाऊंगा, जिनको आप रूटीन में कंजम्पशन कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, स्पिनेच है, उसको आप ले सकते हैं, लेंटिल्स हैं, उनको आप ले सकते हैं, लेग्यूम्स, आलमंड्स हैं, उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं, किनोआ है वो यूज़ कर सकते हैं, टोफू है, टोफू आप यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रिच सोर्स है आयरन का, और ये सोया प्रोटीन है, राइट, टोफू। और टमाटोज़ आप कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि अच्छा सोर्स मिलेगा। ब्रोकली आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर बारिश के सीज़न में ब्रोकली कंज्यूम ना करें। वैसे ही ड्राई फ्रूट्स हैं या अंकुरित हैं, स्प्राउटेड ग्रेन्स हैं, दी बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन एंड दी मिनरल्स। तो उसको आप अगर कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, दैट इज़ गुड। हमने एक रिसर्च स्टडी किया था,
गांधीनगर में हम लोगों ने 1 साल तक जो बच्चे थे 5 साल से 12 साल तक, उनको 1 साल पूरा 1100 बच्चों को हमने स्प्राउटेड ग्रेन्स एक दिन, कॉर्न्स एक दिन जूसेस, ऐसा करके पूरा दिया। हमने उनका पहले टाइम पे टेस्ट किया था, ब्लड टेस्ट किया, और लास्ट टाइम पे ब्लड टेस्ट किया, उनका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट किया था। हमने देखा कि जब उन्होंने अच्छी डाइट लिया तो उनका जो न्यूट्रिशनल जो असेसमेंट किया करने के बाद में हमने देखा कि उनका ग्रोथ अच्छा हुआ है, उनका अटेंडेंस इंप्रूव हुआ है, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर दी बेनिफिशियल। अगर उसको कोई लॉन्गेटिविटी पे लेता है तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फूड, मेक योर फूड एज मेडिसिन, देन यू नीड नॉट टू स्पेंड लाइक मेडिसिन टू ईट लाइक अ फूड। हम क्या करते हैं, सुबह का दवाई, दिन में दवाई, रात में दवाई, तीनों टाइम दवाई खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। दवाई खाओ खाना खाओ, दवाई खाओ खाना खाओ, दवाई खाओ खाना खाओ। हम क्यों ना खाने को ही दवाई बना लें ताकि दवाई नहीं लेनी पड़े। हिपोक्रेट्स का सेइंग है, फूड इज रिगार्डेड एज मेडिसिन। तो हमको औषधीय आहार बनाना है, इसीलिए जूसेस लेके आए हैं कि ये औषधीय आहार है और आपकी किचन मेडिसिन है जिनका आप रूटीन में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन फूड्स में, सीरियल्स में, बीन्स में, पीस में, नट्स, ड्राई फ्रूट्स और लेंटिल्स, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड रिच इन आयरन वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, फूड टू अवॉइड, लिमिट करना है जिसका, खास करके कैफीन, चाय, कॉफ़ी, इसका कंजम्पशन कम करना है क्योंकि ये आपके एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करेगा, और जब आपका एब्जॉर्प्शन हैम्पर होगा तो फिर जो आपने सप्लीमेंट लिया भी है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में। ड्रिंकिंग मिल्क, ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट, मील्स के साथ में जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स कंजम्पशन करते हैं तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, बिकॉज जो मिल्क है वो हेल्दी नहीं है, जो पैकेट मिल्क्स हैं, तो इसीलिए कोशिश करके उनको अवॉइड करें। उस और दूसरा, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड जूसेस, इवन पैक्ड जूसेस आई सजेस्ट हियर टू अवॉइड। क्यों? क्योंकि आप एक रियल का जूस एक गिलास में डाल के रखो और आप घर में फ्रेश जूस बना के एक गिलास में डाल के रखो, आफ्टर 1 आवर विच वन यू विल बी एबल टू कंज्यूम? वो नहीं कर सकते, खराब होने लगेगा, वो फर्मेंट होने लगेगा। रियल का हम पी सकते हैं, मीन्स इट हैज़ अ प्रिजर्वेटिव्स। तो हमको ये ध्यान रखना है कि पैक्ड जूसेस को हम अवॉइड करके नेचुरल जूसेस, नेचुरल सप्लीमेंट्स में ही हम आए। कंक्लूजन क्या है, आज क्या समझ में आया कि अगर हम आहार अच्छा रखेंगे, अगर हम जूसेस कंज्यूम करेंगे जो मैंने आपको सजेस्ट करे, और डाइट अच्छी रखेंगे, तो आप एनीमिया की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, डिटेल्ड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन विजिट टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विदाउट मेडिसिन, बिना दवा तंदुरुस्ती। आप यहाँ पर जाके वेरियस जो है वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।